मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम देने के लिए आप जैसे ही एग्जाम सेंटर पर जाएंगे आपकी परीक्षा की शुरुआत होगा और आपके हाथ में जैसे ही प्रश्न पत्र आएगा, चाहे आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करना होगा या सब्जेक्टिव प्रश्न, आपको एक तरह की समस्या एग्जाम सेंटर पर जरूर फेस करने को मिलेगा कि कुछ प्रश्न तो ऐसे होंगे जिसका उत्तर आपको मालूम होगा, चलिए उसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर वैसे प्रश्न जिनका मान लीजिए उत्तर नहीं मालूम हो और जितना प्रश्न बोला था बनाने के लिए उतना प्रश्न अभी नहीं बन पाया है, तो क्या हमको वो उत्तर लिखना चाहिए कि नहीं? मतलब जिस प्रश्न का उत्तर नहीं याद है उसको लिखे कि छोड़ दे। मान लीजिए जिस प्रश्न का उत्तर नहीं याद है अगर उसको बनाना है तो उसको कैसे बनाएंगे ताकि उसमें भी मुझे अंक मिले। देखिए मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम की एक सच्चाई है कि इस एग्जाम में फेल या कम अंक उन्हीं का आता है जो विद्यार्थी उत्तर छोड़ते हैं। जो भी विद्यार्थी थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम के लिए, अगर वो पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न पूरा जितना बनाने भर का प्रश्न बोला गया उतना बना कर आते हैं, थोड़ा बहुत ही वो जानते हैं, फिर भी उनको अच्छा अंक मिलता है। चीज क्या है कि आपका अगर आप उत्तर छोड़ते हैं तभी आपका अंक कम होगा और तभी, और जो विद्यार्थी देखिएगा फेल करेंगे उनका एक ही यही कमी रहेगा, वो पूरा उत्तर काफी छोड़ कर आते हैं, जितना बनाने भर का प्रश्न उतना बनाते ही नहीं है। तो उतना बना दीजिएगा तो आप पास तो जरूर कर जाएंगे। तो विद्यार्थी थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो वो अगर समझिए पूरा प्रश्न उत्तर लिख कर आते हैं तो आसानी से उनका फर्स्ट डिवीजन आता है। जिस तरह आप पढ़ेंगे उसी तरह आपका अंक बढ़ते जाएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में सीखते हैं कि एग्जाम सेंटर पर आप जाएंगे परीक्षा देने के लिए तो हमको किस किस तरह की प्रश्न का सामना करना पड़ेगा और वहां पे जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम होगा उसके साथ हमको क्या करना है। ध्यान से चीजें समझिएगा, इससे आपको काफी बेनिफिट होगा एग्जाम सेंटर पे प्रश्न सॉल्व करने के लिए। तो आप जानते हैं यहां पे जब जाएंगे हम लोग एग्जामिनेशन सेंटर पे तो दो तरह के प्रश्न से प्रश्न पत्र में हमारा सामना होगा। एक हमारा होगा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जिसका जवाब हमको ओएमआर सीट पे देना होगा। तो पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न की स्ट्रेटजी की बात करें तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करने के लिए आपको 2-3 राउंड, मतलब कि एक बारी में देखिए चूंकि दो गुना प्रश्न है, या तो 100 आपके विषय में प्रश्न पूछा जाएगा 50 बनाना है, या 70 पूछा जाएगा 35 बनाना है, या आपको 80 पूछा जाएगा 40 बनाना है। तो अपने को क्या करना है कि जब दो गुना प्रश्न है तो ये नहीं कि शुरू में अपने को रिस्क नहीं लेना है, आपको 2 बार में 3 बार में प्रश्न पत्र सॉल्व करना है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में क्या करेंगे, पहले बार में जब हम प्रश्न को पढ़ते जा रहे हैं, हमारा प्रश्न पत्र मिला है आगे की तरफ पढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, तो पहले में नो रिस्क, मतलब वैसे प्रश्न हम लोग सिर्फ बनाएंगे, एक भी अंक हम लोग उसमें रिस्क नहीं ले सकते हैं जिसका 100% हमको आंसर पहले से मालूम है। तो पहले में हम लोग क्या करेंगे कि एक एक प्रश्न को सॉल्व करते जाएंगे। अपने ओएमआर सीट पे कैसे उत्तर भरते तो मैं सिखा चुका हूं। तो जैसे मैंने पहला बनाया उसका आंसर आया तो हम लोग ओएमआर सीट पे थोड़ा सा कलर कर देंगे। तो पहले राउंड में हम लोग इसमें प्रश्न बनाते जाएंगे। अगर मान लीजिए मैं उदाहरण लूं मोटा मोटी ऐसे विषय का जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, 50 बनाना है, आप थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे ना तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहले ही प्रयास में आप 30 तक तो सही कर ही लेंगे। और जो विद्यार्थी अच्छा से पढ़े होंगे वो तो 100 में से 50 आसानी से बना लेंगे, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे वो 30 सही कर लेंगे। कब, अगर ये स्ट्रेटजी आप अपनाते हैं कि शुरू से आप पहले राउंड में वैसे प्रश्न को सॉल्व करते हैं जिसका पूरा 100% आपको मालूम है कि यही उत्तर होगा। अब मान लीजिए मैं ऑन एवरेज एक स्टूडेंट को लेकर सकता हूं कि 30 उसने सही कर लिया। अब दूसरे राउंड में हम क्या करेंगे कि वैसे प्रश्न लेंगे जिसका 50% अपने को लग रहा है, 50% का मतलब 2 ऑप्शन पे डाउट है, 2 ऑप्शन पे अपने को लग रहा है कि यही होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि उसमें से तब दूसरे राउंड में उस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो दूसरे ऑप्शन पे अगर आपका 2 ऑप्शन डाउट है तो उसमें क्या करें, उसको छोड़ दे कि बनाएं, तो उसको आपको बनाना है। लेकिन उसमें क्या करना है कि मान लीजिए जब 2 ऑप्शन रहेगा तो एक ऑप्शन रहता है कि जो उस चैप्टर से नहीं है, उस प्रश्न से उसका कोई ताल्लुकात नहीं है, तो उसको हटाकर जो बच गया उसको आंसर कर दीजिए। तो इस तरह आप आसानी से 20 बना लेंगे, आपका 50 में 50 सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए फिर भी अगर नहीं होता है, कोई ऐसे विद्यार्थी को उनका ये दोनों राउंड बनाने के बाद 40 ही प्रश्न हुआ, ठीक है, वैसे विद्यार्थी जो अच्छा से नहीं पढ़ पाए हैं तो उनको क्या करना है, तीसरे बारी में प्रश्न को एक एक पढ़ते चलना है। और उसके बाद क्या करना है कि आपको जो भी प्रश्न है जिसका मान लीजिए कि मालूम ही नहीं है, लग रहा है कि चारों उत्तर सही है, यही लग रहा है कि चारों में से कोई सही नहीं है, तो आपको क्या करना है कि उस समय आपको अपने सब कॉन्शियस माइंड का यूज करना चाहिए और अपने को देखना चाहिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपके पास। देखिए जो, अब ध्यान से इस चीज को समझ लीजिएगा, जिस प्रश्न का उत्तर अपने को मालूम ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव की मैं बात बता रहा हूं, और अपने को पता ही नहीं चला कि चारों सही है कि चारों में से मतलब कि कुछ मैं सुना ही नहीं हूं, तो उसमें क्या करूंगा, मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक तो मैं सबकॉन्शियस माइंड का यूज करूंगा और मुझे जो लगेगा
कि हाँ ये चीज तो मैं लग रहा है कि ये ऑप्शन में कहीं ना कहीं पढ़ा था, पता नहीं कहां पे, बाकी ये 3 तो मैं सुना भी नहीं हूं, तो उसको हम टिक कर देंगे। पहला तरीका ये कहता है। और दूसरा तरीका ये कहता है कि मान लीजिए मुझे 10 प्रश्न बनाना है, तो मैं क्या करूंगा कि 1 से मतलब जैसे 1 से 10 जो भी प्रश्न में सॉल्व कर रहा हूं जहां से भी, तो 10 का ए या बी या सी कोई एक ऑप्शन, नहीं कि ए बी सी डी नहीं है, ऐसे अलग अलग नहीं, कोई एक ऑप्शन लेकर मैं टिक कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी के नियम के अनुसार, प्रायिकता के नियम के अनुसार कुछ प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। तो आपने समझा ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ खास रणनीति नहीं है। आपको अगर उत्तर याद होगा तो पहले राउंड में नो रिस्क वाले प्रश्न जिसका 100% अपने को उत्तर याद है मैं बनाऊंगा। अगर मुझे अच्छा से पढ़ाऊंगा तो मेरा 50 वहीं पे सही हो जाएगा, तो मेरा चले मैं सब्जेक्टिव पे चला जाऊंगा। अगर मेरा नहीं सही होता, मान लीजिए 30 में बना पाया, तो 2 ऑप्शन जिस पे 50% मेरा याद है, मतलब लग रहा है कि 2 ऑप्शन तो मुझे पता है कि ये नहीं होगा, आंसर एलिमिनेशन विधि इसी को बोलते हैं, और 2 अपने को पता है कि यही होगा, तो उसको सॉल्व कर लूंगा। अगर मेरा वहां से काम चल गया तो मैं सीधे सब्जेक्टिव पे पहुंच जाऊंगा। अगर नहीं चलता है तो मान लीजिए 4 जो तीसरे राउंड में लेकर चलूंगा, तो जिसमें मुझे कुछ मालूम ही नहीं है, तो उसमें मैं आंसर एलिमिनेशन विधि का प्रयोग करूंगा कि ये ऑप्शन तो मैं सुना ही नहीं हूं, यही मुझे एक मालूम है तो यही होगा, तो उसको उस हिसाब से मैं टिक करूंगा। या वो भी नहीं काम कर रहा है दिमाग एकदम, मतलब कि प्रश्न समझ ही में नहीं आ रहा है क्या कर रहा है, मैं कोई नहीं सुनाऊं, तो मैं क्या करूंगा कि एक ऑप्शन लेकर टिक कर दूंगा। तो इस तरह आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना लेना है, और ये चीजें समझ कर रखना है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग क्या होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लागू रहता है, उसमें अगर आप मान लीजिए जैसे 4 प्रश्न आपने सही किया या 3 प्रश्न आप सही किए और एक गलती आप कर देंगे प्रश्न, तो उसका 1 अंक और कट जाएगा, मतलब एक सही वाला भी अंक को काट देगा। तो इसमें तो निगेटिव मार्किंग है नहीं। इसमें मान लीजिए आप मेरा कोई विद्यार्थी 50 मान लीजिए बनाया, 40 सही हुआ, 10 गलत हुआ, तो उसको 10 के बदले में कोई अंक थोड़ा वो कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसलिए एक भी आपको नहीं छोड़ना है। जिसमें भी 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, मैं जो टेक्निक बताया उसको अपनाकर 50 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा, जिसमें जैसे क्लास 10th का साइंस हो, साइंस में तो 40, और आपका जिसमें 70 पूछेगा इंटर के परीक्षार्थियों से, तो उसमें 35 आपको बना कर आना है। तो ऑब्जेक्टिव का यही रणनीति अपनाइएगा जो मैंने बताया, और ये आप आसानी से उत्तर बना। और ओएमआर शीट वगैरह कैसे भरते हैं तो इसमें हम लोग डिटेल में चर्चा पीछे कर चुके हैं कि आप बनाएंगे तो ओएमआर शीट पे कैसे भरना है। तो उसका जब ये क्लास खत्म होगा ना, तो उस वीडियो का लिंक मैं इस स्क्रीन पे दे दूंगा, तो वहां पे क्लिक करके आप देख लीजिएगा। तो अभी आपने ऑब्जेक्टिव प्रश्न छोड़ा। सबसे महत्वपूर्ण ये चीज याद रखिएगा कि एक भी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप छोड़ेंगे तभी आपका, और उसके क्योंकि आप छोड़ते हैं ना तभी आपका अंक कम आता है। अब देखिए, अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूरा इस तरह ओएमआर शीट पे भर के अच्छा से रख दीजिएगा, क्योंकि शुरू से 1.5 घंटा में पहले आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न ले लिया जाएगा। अब आइए मूल प्रश्न है सब्जेक्टिव में चुनौती। अब सब्जेक्टिव में क्या करें, तो जैसे ही आप सब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो इसमें आपको 3 तरह के प्रश्न से सामना होगा। पहले में वैसे प्रश्न होंगे जिनका उत्तर अपने को याद है, मतलब 100% हमको याद है, रट के गए हो वही प्रश्न आ गया। दूसरा, इसमें भी वैसे प्रश्न होंगे जिनका उत्तर अपने को आधा याद है, आधा नहीं याद है। और तीसरे में वैसे प्रश्न मिलेंगे जिनका उत्तर याद ही नहीं हो। अब आइए सीखते हैं इसमें आपको क्या करना है सब्जेक्टिव में। तो देखिए, वैसे प्रश्न जिनके उत्तर याद हैं उनका उत्तर आपको पहले लिखना है। ये गलती नहीं करना है कि जो पहले जोड़कर लिखने वाला वो लिख लिए, पहले आपको जो, क्योंकि अपने को देखिए आप स्वतंत्र हैं, ये चीज इसको रट जाइए कि जो भी उत्तर आपको याद है वो पहले लिखना है। अब मान लीजिए मुझसे 1 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया समझने के लिए, 1 से 30 तक मुझे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया, मुझे उसमें से 15 बनाना है, तो ये जरूरी थोड़ा है कि 1 नंबर वाला ही मैं 1 पे बनाऊंगा, मैं 30 वाला भी 1 पर बना सकता हूं। बस गलती क्या नहीं करना है कि मैंने मान लीजिए 30 पे जो प्रश्न था उसको मैं 1 पे लिख रहा हूं, तो ये नहीं लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, मैं वहां पे लिखूंगा कि क्वेश्चन नंबर 30 का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। तो जिस प्रश्न का पहले उत्तर याद है, पहले अपने को उसी का उत्तर लिखना है, और उस उत्तर को इतना अच्छा से टू द पॉइंट जो पूछा गया वो बात, और उत्तर को सजाकर पाई चार्ट ग्राफ चित्र के माध्यम से लिखना है, ताकि एग्जामिनर जब हमारा पहला उत्तर पढ़े सब्जेक्टिव का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो मैं बताया वैसे आप सॉल्व कर दीजिएगा, उसमें क्या है कि कंप्यूटराइज मशीन से चेक होगा तो चेक हो जाएगा। लेकिन सब्जेक्टिव में क्या कि आपको इस रूप में उत्तर लिखना है। पहला उत्तर हमारा ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर पहले उत्तर पढ़ने पे मजबूर हो जाए, और जब वो उत्तर पढ़े तो अपने से इंप्रेस हो जाए कि उसको लगे कि इसी विद्यार्थी को तो मैं खोज रहा था अंक देने के लिए। तो इसी से आपको यहां पे जब एग्जामिनर को आप अपने फेवर में कर लेंगे, तो आगे जिस प्रश्न का उत्तर याद नहीं है जहां पे जोड़ कर लिखे ना, तो उसको भी एग्जामिनर को लगेगा कि लग रहा है यही उत्तर होगा, और ये विद्यार्थी मतलब थोड़ा हो सकता है जल्दीबाजी में या घबराहट में ऐसे लिख दिया हो, तो वहां पे भी वो ज्यादा अंक नहीं काटेगा। तो ये सबसे पहले याद रखना कि जिस प्रश्न का उत्तर याद है उसको पहले लिखना है, और याद है तो उसमें क्या ट्रिक क्या तरीका, वो तो जितना याद किया बस उसको बस टू द पॉइंट, ज्यादा उसमें मत घुमाइए, क्योंकि उसमें आप लगेंगे जोड़ने घुमाने, तो एग्जामिनर को लगेगा इसी तरह घुमा रहा है आगे प्रश्न में, तो आपका अंक काटेगा ही काटेगा। तो पहले प्रश्न से एग्जामिनर को ऐसा उत्तर लिखना है पहले से जिसका कि हम एग्जामिनर को अपने फेवर में कर ले।
वो अंक देने के लिए तैयार हो जाए, उस कलम जो आपका कॉपी पे ज्यादा ज्यादा अंक चढ़ाने लगे। अब शुरू से मान लीजिए मुझे 30 में से 15 प्रश्न का उत्तर लिखना था या 20 में से 10 प्रश्न का उत्तर लिखना था, मैंने लिख लिया, अगर इसी से मेरा कंप्लीट हो गया तो आगे का ट्रिक की कोई आवश्यकता नहीं। अगर मान लीजिए ऐसा प्रश्न आ गया कि जब मैं नहीं पढ़ा हूं, मुझे उत्तर ही नहीं मालूम है और मेरा जो 30 में से 15 प्रश्न का उत्तर लिखना था 20 में से 10 लिखना था वो मैं नहीं लिख पाया हूं, तब मैं क्या करूंगा, क्या मैं उस प्रश्न का उत्तर छोड़ दूं, उतना ही लिखकर छोड़ दूं? तो छोड़ना नहीं है। और देखिए इस उत्तर को सब्जेक्टिव का उत्तर पूरा सजाकर एक फॉर्मेट लीजिए और पूरा सजाकर उत्तर लिखिएगा। कैसे उत्तर सजाकर लिखते हैं ये भी मैं सिखा चुका हूं, तो उसका भी लिंक जब क्लास खत्म होगा तो स्क्रीन पे दोनों साइड आएगा, ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का, उस पर क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा। तो कैसे उत्तर सजाना है, टू द पॉइंट लिखना है, मैं पूरा लाइव लिखकर आपको दिखाया हूं, तो वहां से देखकर आप सीख लीजिएगा। अब मूल प्रश्न पे आते हैं कि जिसका उत्तर मान लीजिए अपने को आधा ही याद है, क्लियर समझते चलेगा। अगर पहले ही मैं मान लीजिए 100% मुझे उत्तर याद है, मेरा पूरा उत्तर कंप्लीट हो गया, तो इस पे हम आएंगे ही नहीं। अगर नहीं हो रहा है, मुझे 5 प्रश्न शेष रह गया, 2 प्रश्न 4 प्रश्न शेष रह गया, तो मैं क्या करूंगा, अपने को उत्तर तो छोड़ना नहीं है क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, जिसका आधा याद है तो पहले जो याद है उसको लिख देंगे। पहले जो याद है मान लीजिए आधा, जैसे काफी प्रश्न होते हैं कि 2 पार्ट में होते हैं, ठीक है, काफी प्रश्न देखिएगा 2-2 पार्ट। मान लीजिए एक सिंपल सा प्रश्न में लूं तो प्रश्न पूछता है प्रकाश के परावर्तन क्या है और प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। अब मुझे सिर्फ प्रकाश के परावर्तन याद है, नियम याद नहीं आ रहा है। एक मैं उदाहरण के लिए समझाया। अब तो यहां पे हम जैसे पूछा कि ओम का नियम लिखे, इसका सत्यापन करें, तो मुझे ओम का नियम याद है, सत्यापन नहीं आ रहा है। तो पहले जो याद है उसको मैं लिख दूंगा, उसके बाद बाकी चीज उसी से रिलेटेड, उसी चैप्टर से रिलेटेड जो चीजें मालूम है उसको मैं लिखकर, और इस प्रश्न का उत्तर, जैसे मैं यहां पे बता रहा था जिस प्रश्न का उत्तर याद है उसमें मैं बताता कि टू द पॉइंट लिखिए। तो इसमें क्या करना है, उसमें आपको शब्द सीमा का ध्यान रखना है। इसमें आपको शब्द सीमा क्रॉस कर जाइए, जो भी शब्द लिमिट है, जो भी शब्द सीमा बोला है कि 40 से 50 वर्ड में उत्तर लिखिए या 100 से 120 वर्ड में लिखिए, उससे ज्यादा लिखना। अगर 40 से 50 बोला है तो 60 से 70 वर्ड लिखिए। अगर 100 से 120 लिखा है तो 150 वर्ड में लिखिए, कि आधा ऊपर से जो एग्जामिनर पढ़े तो उसको लगे कि आप बिल्कुल सही उत्तर लिखे हैं, और बाकी नीचे वो इतना ना घुमा दे कि उसको कंफ्यूज हो जाए, उसको लगे कि हो सकता है आगे उत्तर पता है उतना कौन। देखिए एग्जामिनर को भी जल्दीबाजी रहता है, जितना कॉपी चेक करके उसको उतना पैसा मिलेगा। तो अगर शुरू से समझिए, अगर विद्यार्थी, और ये सब ट्रिक किस पे ज्यादा काम करता है, जो विद्यार्थी मान लीजिए अपने को 15 प्रश्न का उत्तर लिखना था तो 10 प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही लिखे और 5 में ट्रिक अपना रहे, उनका पूरा सही, उनका अंक कटवे नहीं करेगा, उनको पूरा अंक मिल जाएगा, एक आध अंक कटेगा। और जो विद्यार्थी शुरू से ही यही ट्रिक अपनाना शुरू कर दिए उनका अंक एग्जामिनर काटेगा। ये समझ रहे, तो कुछ आप पढ़े होंगे तभी इसका ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। अच्छा मान लीजिए शुरू से मुझे अपनाना है, मैं कुछ नहीं पढ़ा हूं, तो क्या मैं छोड़ दूंगा पूरा उत्तर? नहीं, तो मैं इसी ट्रिक से अपनाऊंगा, क्योंकि कहा गया है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना कुछ आपको अंक तो देगा ही एग्जामिनर, इतना तो फिक्स है। आप नहीं लिखे तो इतना तो गारंटी आपको 0 अंक मिलेगा। अगर आप लिखे हैं तो इतना विश्वास है कि आपको 0 नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ अंक देगा ही आपको। तो इसमें क्या करेंगे, पहले जितना याद था उसको लिख देंगे, उसके बाद हम शब्द लिमिट क्रॉस करके 10-20 वर्ड आगे बढ़ेंगे, और जो भी उस चैप्टर में चीजें मुझे याद आ रहा है, मतलब उस चैप्टर से रिलेटेड, तो वो चीज मैं लिखकर पूरा भर दूंगा। तो ये आपको याद रखना है। तो ये आपने समझा, लेकिन छोड़ना नहीं है। अगर मान लीजिए यहीं पे हमारा उत्तर कंप्लीट हो गया लिखने भर का, तो मैं यहीं पे रुक जाऊंगा, मेरा काम कंप्लीट। लेकिन अगर फिर भी कुछ प्रश्न बच गया, मान लीजिए मुझे 15 लिखना था, अभी मैं 12 प्रश्न पे ही हूं, या मुझे 20 लिखना, 10 लिखना था, तो मान लीजिए मैं 7 प्रश्न पे पहुंचा हूं, तो 3 प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, तो तीसरे कैटेगरी में आपके पास वैसे प्रश्न होंगे जिनके उत्तर आपको याद ही नहीं हो। तो ऐसे प्रश्न में खूब वर्ड लिमिट जो है सीमा से सीधे 2 गुना आपको लिखना है। इसलिए तो मैं बोला कि इसको अंत में लिखना है, ताकि आपके पास ये पता चल जाएगा मेरे पास कितना समय है, उसी हिसाब से इसमें हम लोग लिखेंगे। तो इसमें शब्द सीमा से कम 1.5 से 2 गुना आगे निकल जाइए, 2 टाइम्स आपको आगे। मतलब कि जैसे मान लीजिए 50 शब्द में उत्तर लिखना था, मैं 100 शब्द लिखूंगा, 100 शब्द लिखना था 200 शब्द लिखूंगा। तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर देखेगा ये बड़ा उत्तर लिखा है छात्र, तो उसको वैल्यू पॉइंट है, वैल्यू पॉइंट वो खोजेगा, उसके पास पूरा उत्तर थोड़ा रहा, तो उसको सिर्फ टू द पॉइंट की ए पॉइंट उत्तर में कवर होना चाहिए। तो इसमें मैं क्या करूंगा, जोड़ कर लिखूंगा, मैं छोड़ नहीं सकता हूं। इससे कुछ कॉमन सेंस का भी यूज कर सकते हैं। इस मान लीजिए कहीं पे किस क्रांति के बारे में पूछ दिया, मुझे नहीं याद है, तो मैं जानता हूं कि क्रांति के बारे में क्या होगा, कि कुछ सामाजिक कारण होंगे, आर्थिक कारण, तो ये सब चीजें मैं लिख सकता हूं। हर एक मतलब कि हर एक उत्तर में काम आएगा। अच्छा मुझे मान लीजिए साइंस में पूछ लिया मोटर के बारे में, मुझे मोटर के बारे में कार्य फंक्शन ये सब पूछा, मुझे नहीं मालूम था, मुझे इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में मालूम था, तो मैं लिख दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, बस जनरेटर की जगह मोटर कर दूंगा। तो ये चीज आपको अपना मतलब, मेरे कहने का मतलब सिंपल सा है कि ये ट्रिक आप सब प्रश्न में अपनाएंगे तो आपका अंक कटेगा ही। लेकिन अगर कुछ प्रश्न जहां पे हमको 1-2 प्रश्न छूट रहा है,
तो मैं क्यों छोड़ू? अगर ऐसे मैं लिख दूंगा, मान लीजिए 5 अंक का प्रश्न था, तो हो सकता है कि एग्जामिनर मुझको 2-3 अंक तो दे ही देगा। अगर हो सकता है मेरा भाग्य ठीक है, वहां यही इसी सब प्रश्न के उत्तर में भाग्य आपका काम करता है, बाकी तो आपका मेहनत है ही। और भाग्य कब काम करेगा? जब मेहनत, मान लीजिए अच्छा से आप मेहनत किए हैं उन सब प्रश्नों में, तब यहाँ पे उसके लिए आप एक प्रश्न मान लीजिए थोड़ा बहुत जानते होंगे, तभी तो जोड़ कर लिखेंगे। नहीं तो पता चला साइंस का प्रश्न है, आप हिस्ट्री लिखना शुरू कर दिए, हिंदी लिखना शुरू कर दिए। तो जोड़ कर लिखने के लिए भी अपने माइंड में कुछ ना कुछ डाटा होना चाहिए। और ऐसे प्रश्न में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जो विद्यार्थी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं जानते हैं, तो उनके लिए उसमें देखिएगा हर एक में पैराग्राफ पैसे ये सब होता है, तो उसका आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन कहने का सेंस है कि छोड़ना अपने को नहीं है। तो इसमें शब्द लिमिट क्रॉस करके जितना हो इसका भर भर के उत्तर लिखकर, जितना अपना समय हो उतना पूरा इसका उत्तर लिखकर भर दीजिए, ताकि एग्जामिनर को इसमें मतलब कि अपने को कंफ्यूज करना, इस प्रश्न में गोल गोल घुमाने की आवश्यकता है। तो मैं पूरा आपको कॉपी चेक करने का ये पूरा शुरू से मैं समराइज आपके सामने कर दूं, तो ध्यान से चीजें समझिएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न अपने को सॉल्व करना है किस तरह? पहले राउंड में वैसे प्रश्न बना लेना जिसका 100% उत्तर मालूम है। फिर दूसरे में आपके पास अगर मान लीजिए वहीं पे हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया तो मैं रुक जाऊंगा, नहीं तो दूसरा अपना तरीका अपनाऊंगा कि वैसे प्रश्न जिसका मान लीजिए मुझे 2 ऑप्शन पे डाउट है, तो मैं आंसर एलिमिनेशन का विधि का प्रयोग करूंगा और सोचूंगा कि अच्छा 2 तो मेरा मतलब क्लियर हो गया, और 2 में से कोई एक होगा जो इस प्रश्न से रिलेट ही नहीं करेगा, तो उसको हटाकर बाकी वाला सही कर दूंगा। अगर वहीं से मेरा बनाने भर का प्रश्न बन गया तो मैं रुक जाऊंगा, नहीं बनता है तो तीसरे राउंड में भी मैं अपना ना तो सॉफ्ट नहीं तो सबकॉन्शियस माइंड, जहां से मुझे ये मालूम चले कि आंसर एलिमिनेशन विधि कि इसमें से एक ये तो 3 हो ही नहीं सकता, यही होगा, वो मैं उठाकर भर दूंगा। या अगर उससे भी नहीं काम चलता है तो मैं प्रायिकता के नियम के अनुसार कोई एक ऑप्शन उठाऊंगा और उसको पूरा भर दूंगा। मान लीजिए मुझे 5 प्रश्न बनाना था तो 5 का ये, 6 बनाना तो 6 का लगातार मैं बना दूंगा, उसमें मैं इधर उधर से नहीं बनाऊंगा। अब तो ये इस तरीका से अपनाकर अपने को ऑब्जेक्टिव प्रश्न में एक भी नहीं छोड़ना, जितना प्रश्न बनाना है 100 में से 50, 80 में से 40, 70 में से 35 वो बना देना है। सब्जेक्टिव में क्या करना है अपने को कि 3 तरह के प्रश्न से इसमें भी सामना होगा। सबसे पहले उस प्रश्न का उत्तर लिखना है जिसका उत्तर अपने को याद है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि पूरा उसको सजाकर एग्जामिनर को अपने फेवर में कर लेंगे, उसका कलम आपको कॉपी पे सरकने लगेगा, अंक अच्छा से चढ़ाने लगेगा, लगेगा कि हाँ इसी विद्यार्थी को मैं खोज रहा था अंक देने के लिए, तो उसको इतना अच्छा से सजा देंगे। अगर वहां से हमारा उत्तर कंप्लीट होगा तो मैं रुक जाऊंगा, मेरा हो गया काम। अगर नहीं होता है, कुछ प्रश्न छूटता है, तो मैं क्या करूंगा, वैसे प्रश्न का उत्तर लिखूंगा जिसका एक पार्ट का उत्तर मालूम था, एक पार्ट का नहीं, तो एक पार्ट का उत्तर मैं अच्छा से लिख दूंगा, दूसरे पार्ट में उससे रिलेटेड कुछ कुछ लिखकर, और वहां पे शब्द सीमा जो पूछा उसे 10-20 शब्द आगे तक मैं लिखूंगा। और तीसरे अगर वहां तक भी हमारा उत्तर कंप्लीट हो जाता है तो चलिए और अच्छी बात है। अगर नहीं होता है तो तीसरे राउंड में मैं उस प्रश्न को उत्तर को सॉल्व करूंगा जिसका मुझे मालूम ही नहीं है कुछ, तो उसमें जो अपने को आता है, जो मैं कुछ भी पढ़ा हूं उस चैप्टर से, उस विषय के बारे में, उस क्योंकि प्रश्न उसमें तो प्रश्न आपको लिखना नहीं है कि एग्जामिनर प्रश्न पढ़ेगा किसी का, तो सीधे क्वेश्चन नंबर चढ़ाऊंगा और जितना मुझे हो सकता है, मेरे पास अगर समय है तो मैं शब्द सीमा क्रॉस करके 2 गुने पे पहुंच जाऊंगा। 50 शब्द वाले जिस प्रश्न का उत्तर 50 शब्द में लिखूंगा 100 शब्द में, जिसका 100 में लिखना है तो उसका 200 वर्ड में मैं लिखूंगा उत्तर, क्योंकि उसी प्रश्न में अपने को एग्जामिनर को घुमाना है गोल गोल, लेकिन छोड़ना नहीं है, कहने का मतलब है। और जो विद्यार्थी उत्तर नहीं छोड़ते और थोड़ा बहुत भी पढ़े उनका अच्छा अंक जरूर आता है, और जो विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में आंसर छोड़ते हैं तो उन्हीं को मतलब उन्हीं का अंक कम वगैरह होता है, वहीं विद्यार्थी फेल भी करते हैं। तो इस समस्या का तो ये सब चीजें जो मैं बताया, ये आपका माइंड कहां पे एग्जाम सेंटर जब बैठेंगे तो ये सब चीजें प्रश्न आपके सामने उत्पन्न होगा। तो अब आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप को प्रिपेयर कर लिए, तैयार रहेंगे कि अपने को वहां पे क्या करना है। वहां पे सोचना नहीं कि बना उनकी छोड़ दूं, छोड़ना है सब तो हटा दीजिए। और इसका ज्यादा बेनिफिट आप उठाना चाहते हैं तो अभी से जो मैं हमेशा बताता हूं कि आपको जब भी आपका एग्जाम है, अब तो कुछ दिन में शुरू होगा परीक्षा, तो जब आपका एग्जाम उस समय बैठ के प्रश्न को सॉल्व कीजिए। और ये सब कला अभी से आप डेवलप, वहां पे कितना भी आप कोशिश कर लेंगे आप नहीं लिख पाएंगे। अभी से आप जो मैं ट्रिक बताया आप तो अगर बना ले रहे हैं तो मेरी शुभकामनाएं और अच्छी बात है। आप पूरा मान लीजिए बिना जोड़े बना ले रहे हैं तो और अच्छी बात है, उसमें कुछ आवश्यकता नहीं आपको करने की। अगर जो विद्यार्थी नहीं बना पा रहे हैं तो अभी से आप इसी रूप में आंसर लिखने का प्रयास कीजिए कि क्या आप जब जोड़ने बैठेंगे तब पता चलेगा कि क्या आप जिस तरह मैं बता रहा हूं उस तरह चीजें आप समझ के लिख पा रहे हैं कि नहीं। तो सबसे जरूरी है हैबिट, आदत, वो आपको अभी से अपना लेना है। तो जब भी आप प्रश्न को सॉल्व कीजिए, छोड़ने का जो हैबिट है वो अभी से त्याग कर दीजिए। अभी से मॉडल पेपर बनाइए, खूब प्रश्न पत्र सॉल्व कीजिए, और जितना बनाने भर का प्रश्न उतना जरूर निश्चित समय अवधि में लिखिए। और कुछ प्रश्न का उत्तर नहीं आया तो अब तो रटने का समय गया, रिवीजन सिर्फ करना है। और जो इस तरह मैं बताऊं उस तरह जोड़ने का, लिखने का भी एक कला होता है। अगर आप यहां से सीख लेंगे तो आपको अच्छा अंक जरूर मिलेगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि डाउट एग्जाम सेंटर में आपके मन के अंदर उत्पन्न नहीं होगा। आपको हर एक प्रश्न का उत्तर लिख कर आना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।